हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया था। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस किया था। इसके बाद फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस किया है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, दोनों ही केस में हम लोग करते क्या है कि नज़दीक के छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा छोटा ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं हम लोग देखने के लिए। थोड़ा सा एक एवरेज साइज होना चाहिए जिससे कि हम लोग देख सकें। एटलीस्ट 1 mm, 2 mm, 3 mm इतना उसका तो कम से कम डायमीटर जरूर होना चाहिए। तो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का भी यूज़ कर सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग बहुत छोटे चीज़ों को देख सकते हैं जिसे कि नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, लाइक बैक्टीरिया, फंगस, इन सब चीज़ों को भी हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या सिंपल माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या था, ऑब्जेक्ट आपका नज़दीक में है, साइज बहुत छोटा है, उसे मैग्नीफाई करके देखना है, बड़ा करके देखना है। ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का यूज किस तरीके से है पहले ये समझ लेते हैं। तो टेलीस्कोप का यूज माइक्रोस्कोप के यूज से थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका वेरी लार्ज डिस्टेंस पे होगा, आप उस डिस्टेंस को इनफाइनाइट डिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हैं। लाइक जो प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोगों को टेलीस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, जो कि हमसे काफ़ी दूर है। ठीक है, आप लोग सभी को पता है अगर हमें मून देखना है टेलीस्कोप की मदद से, तो मून हमसे काफ़ी दूर है, तो वो लार्ज डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में रखा जाएगा। या फिर कुछ ऐसा प्लैनेट है जैसे मार्स को आपको अर्थ से देखना है, तो फिर टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये सब हमसे काफ़ी दूर है और उसे हम लोगों को इनलार्ज करके देखना है, बड़ा करके देखना है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है यूजेस में, माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में। यहाँ पर एक और डिफरेंस ये है कि जब हम लोग टेलीस्कोप से जिन भी ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं उनका एक्चुअल साइज काफ़ी बड़ा है। अगर हम मून की बात करें या फिर मार्स की बात करें जिसे हम लोग अर्थ से देखना चाह रहे हैं, या कोई और अदर प्लैनेट्स है जिसे हम लोग टेलीस्कोप की मदद से देखना चाहते हैं, तो इन सभी का एक्चुअल साइज काफ़ी बड़ा है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, लाइक बैक्टीरिया, फंगस या सेल, इन सब के साइज के कंपैरिजन में बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है। तो साइज में डिफरेंस है ऑब्जेक्ट के और पोजीशन में डिफरेंस है ऑब्जेक्ट के। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम लोग। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है पर वो बहुत पास है, उसे हम लोगों को इनलार्ज करके देखना है। टेलीस्कोप में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा काफ़ी दूर है बट उसका साइज बहुत बड़ा है, उसे हम लोगों को इनलार्ज करके देखना है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर होने के कारण उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, इस कारण से हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं जिसे हम लोग अर्थ से नहीं देख सकते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पर देखते हैं जो टॉपिक है हमारा आज क्या है, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का यूज क्या लिखा है हमने, यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो या उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो इस केस में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पे काम नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को एंगुलर मैग्निफिकेशन पे जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है या साइज है वो इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट चीज़ कोई आपका कैलकुलेटिव फिगर नहीं है, मतलब उसमें हम लोग कोई एक एग्जैक्ट फिगर नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। टेलीस्कोप में लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं रहेगा, हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। किसकी बात करेंगे बच्चों, टेलीस्कोप में किस टाइप के मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज काफी बड़ा है और उसका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, दोनों ही इनफाइनाइट है, साइज भी इनफाइनाइट कंसीडर करना होगा और उसका जो डिस्टेंस है हमसे ऑब्जर्वर से वो भी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट कोई कैलकुलेटिव फिगर नहीं है, इसलिए एंगुलर मैग्निफिकेशन हम लोग टेलीस्कोप के केस में कैलकुलेट करेंगे।
तो ठीक है बच्चों, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अब टेलीस्कोप जो है उसे बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। दोनों को हम लोगों को पढ़ना है और एक एक करके हम लोग दोनों ही टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप को डिस्कस करेंगे। बट आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी दोनों में बेसिक डिफरेंस अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है इसमें क्या है, हम लोग लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, और लेंस होगा तो उसमें लाइट का रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा। ठीक है, लेंस होने के कारण लाइट का रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा, इस कारण से इसका नाम रखा गया है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है इसमें हम लोग मिरर का यूज करेंगे। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही यूज होता है। तो चूंकि मिरर है इसलिए जो लाइट का फिनोमेना है वो रिफ्लेक्शन होगा, जिस कारण से इसका नाम रखा गया है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो बेसिक डिफरेंस क्लियर हो रहा है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस का यूज होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर का यूज होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन फिनोमेना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में। तो अगेन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को भी बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया है। वैसे और भी कई टाइप्स होते हैं बट उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान अभी हम लोगों को नहीं देना है, ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में भी दो टाइप का टेलीस्कोप है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। ठीक है, तो दो टाइप का टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दो टाइप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो चलो दोनों में, इन दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का जो बेसिक डिजाइन है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो आप लोग एक फिगर देख रहे हो, ये रे डायग्राम देख रहे हो, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का है। इसी में कुछ चेंज करके हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बना लेते हैं। ठीक है, या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी बना लेते हैं। तो बहुत बेसिक सा चेंजेस करना पड़ता है, बट मेन जो पार्ट है टेलीस्कोप का, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप का, वो यही है। तो हम लोगों को अभी इस पे ही फोकस करना है। ठीक है, अब देखो इस रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में दो लेंस है, यहां भी कॉन्वेक्स लेंस है, यहां भी कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है बच्चों, तो जस्ट लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में भी, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में भी कितने लेंसेज हैं, दो लेंसेज हैं। दोनों लेंस किस टाइप के हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस हैं। चलो तो ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। कितने लेंस हैं, टू कॉन्वेक्स लेंसेज। पहला पॉइंट क्या है, हम लोग रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में कितने लेंसेज को यूज कर रहे हैं, टू। किस टाइप का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। दोनों का नाम क्या है, तो इसका नाम ऑब्जेक्टिव और इसका नाम आईपीस। सेम लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी जो पहला लेंस होता था वो आपका ऑब्जेक्टिव था और जो दूसरा लेंस था वो आपका आईपीस था। तो बच्चों इसका भी हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ये आपका है ऑब्जेक्टिव और ये आपका आईपीस। क्यों इसका नाम ऑब्जेक्टिव पड़ा और इसका नाम आईपीस पड़ा, ये हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उस साइड के लेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और जिस साइड आपका ऑब्जर्वर होता है, मतलब आई होता है, उस साइड के लेंस को हम लोग आईपीस बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहला इमेज बनेगा आपका वो ऑब्जेक्टिव से बनेगा और ऑब्जेक्टिव से बना हुआ इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा आईपीस के लिए, तो फाइनल इमेज आपका आईपीस से बनेगा। आगे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। तो टू कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, पहले का नाम है ऑब्जेक्टिव और दूसरे का नाम है आईपीस। ठीक है बच्चों, दो लेंसेज हो गया, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। साइज की बात कर लेते हैं, किसका साइज बड़ा है किसका साइज छोटा है। तो आप लोग आसानी
देख के भी बता सकते हो, जो रे डायग्राम है, जो ये फिगर है, उसको देख करके भी बता सकते हो कि ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा है और आईपीस का साइज छोटा है। ठीक है, तो इस बात को भी नोट डाउन करो, साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन आईपीस। ऑब्जेक्टिव का साइज आईपीस के साइज से बड़ा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का साइज आईपीस के साइज से बड़ा है, साइज ऑब्जेक्टिव का बड़ा है, ध्यान में रखना है। क्या कारण है ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा लेने का, वो हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, तो अब इसका फंक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक डिजाइन के बारे में कि ऑब्जेक्टिव का रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का डिजाइन क्या है, तो डिजाइन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके वर्किंग पे आते हैं, ये वर्क कैसे करता है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि टेलीस्कोप का यूज हम लोग बहुत दूर रखे ऑब्जेक्ट को देखने में करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, तो ऑब्जेक्ट है बच्चों हम लोगों का इनफाइनाइट पे। ठीक है, सो अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है तो जो इंसिडेंट रेज होंगे वो हम लोगों को पैरेलल लेना है। तो ये आपका पैरेलल इंसिडेंट रेज है, ये दोनों आप देख सकते हो, ये और ये। तो ये दोनों रे आपका इनफाइनाइट से आ रहा है, आप देख सकते हो। सो लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट। Light rays coming from infinite। ठीक है, तो लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रहा है, तो एक लाइट रे जो हमने कंसीडर किया है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, और आपको पता है अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो बिना डेविएट के यहाँ से पास करेगा। दूसरा लाइट रे यहाँ पे आया किसी भी एंगल पे, सॉरी ठीक है बच्चों, दूसरा लाइट रे जो है वो आपका इनफाइनाइट से आया, तो वो इस तरीके से यहाँ से पास करेगा कि ये चीज लास्ट में जाकर के फोकल प्लेन पे मैच कर जाएगा। तो इस पॉइंट पे क्या है बच्चों, इस पॉइंट पे है फोकस इसका, तो इधर इसको भी मिटाने दो, ये फोकस को मिटा, ये पॉइंट जो है आपका है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसका नाम हम देते हैं FO। जैसा कि मैंने आपसे बताया था पहले भी, जब हम लोग रिफ्लेक्शंस फ्रॉम लेंस या रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर पढ़ रहे थे, उस टाइम पे भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकल प्लेन पे मीट करेगा। अब क्या है फोकल प्लेन, आप वहां जाकर के रिवाइज करो। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो वो फोकल प्लेन पे मीट करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तब तो वो एडजेक्टिव फोकस पे जाकर के मीट करेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि ये इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ मीट करेगा, फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो फोकल प्लेन क्या होता है, वो प्लेन होता है जो फोकस से पास करता है। तो ये जो पॉइंट है आपका बच्चों, ये पॉइंट आपका फोकस हो गया ऑब्जेक्टिव का, और ये पॉइंट जो है जहां पे ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट किया है, ये आपका फोकल प्लेन पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां से लाइट रे आया, यहां से लाइट रे आया, दोनों रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होके यहाँ पे ये मीट कर गया, एक्चुअल में मीट किया, इसलिए ये जो इमेज बना, ये इमेज कैसा होगा बच्चों, रियल इमेज होगा। ये क्या है, तो A डैश B डैश जो है ये आपका इमेज है। अच्छा, इमेज भी कैसा है,
तो रियल इमेज है, रियल इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, ए डैश बी डैश क्या है आपका, रियल इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। कहां पे बना है बच्चों ये इमेज, तो फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो ए डैश बी डैश क्या है, रियल इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव formed at focal plane of the objective। ठीक है, तो ये इमेज कहां पे बना, फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। फोकल प्लेन क्या, कैसा प्लेन होता है, ऐसा प्लेन जो कि फोकस से पास करता है। तो ये आपका फोकस है और यहाँ पर जो भी प्लेन होगा वो इस फोकस से पास करेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए डैश बी डैश कहाँ पे बनेगा, फोकल प्लेन पे बनेगा। ओके बच्चों, ठीक, क्लियर। तो ये ऑब्जेक्टिव का काम कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट का पहला इमेज तो बना दिया, और ये पहला इमेज रियल इमेज है। सब बात यहां पे लिखा हुआ है, रियल इमेज किससे बना, ऑब्जेक्टिव से। कहां बना, फोकल प्लेन पे बना। तो यहां से मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस आपका क्या है, FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब काम शुरू होता है आईपीस का। ठीक है, तो आईपीस के लिए ए डैश बी डैश बिहेव करेगा जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश बिहेव करेगा जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो इमेज बना आपका, इसको मिटा दो। तो जो इमेज बना आपका ऑब्जेक्टिव से ए डैश बी डैश, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा आईपीस के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां जो ए डैश बी डैश है, इसका इमेज अगर हमको आईपीस से बनाना है तो अगेन हम लोगों को एटलीस्ट 2 रेज चाहिए। तो एक रे जो है इस पॉइंट से हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर के जाते हैं। आप देख सकते हो ये लाइन। तो ये अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो किससे पास करेगा, फोकस ऑफ द आईपीस। और दूसरा इंसिडेंट रे जो है हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं, जो कि एज इट इज पास कर जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि ये दोनों रेज आपस में क्या है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। दोनों रिफ्रैक्टेड रेज आपस में क्या है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो अगर इस तरीके का हम लोगों को रिफ्रैक्टेड रे चाहिए तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां होना चाहिए, आप लोग खुद बताओ। अगर रिफ्रैक्टेड रेज आपस में पैरेलल हैं तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी कंसियस होके सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस पे होता है तो रिफ्रैक्टेड रेज आपस में पैरेलल होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस पे होता है तो रिफ्रैक्टेड रेज आपस में पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए डैश बी डैश का जो पोजीशन है वो आईपीस के फोकस पे है। इसका पोजीशन कहां है, ए डैश बी डैश का आईपीस के फोकस पे। तो अब यहां पे एग्जैक्ट फोकस पे हम लोग अगेन नहीं रखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों में ही देखा था। तो ये जो पोजीशन है ए डैश बी डैश, इसका पोजीशन आईपीस के फोकस पे होना चाहिए। फोकस सेकेंडरी फोकस है ऑब्वियसली, तो कोई कंफ्यूज ना करे कि सर फोकस तो इसका इस साइड है, तो इस साइड भी फोकस होगा, उसे हम लोग सेकेंडरी फोकस के नाम से जानेंगे।
तो ए डैश बी डैश का पोजीशन कहां होगा बच्चों? आईपीस के फोकस पे, लेकिन मैंने कहा कि एग्जैक्टली फोकस पे नहीं होगा, फोकस के थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा, फोकस से थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा, सो दैट द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, सो दैट द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर लाना है, और एक्चुअली आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल होना चाहिए रिफ्रैक्टेड रेज, इसलिए इसे फोकस के जस्ट पास होना चाहिए। तो फोकस के पास लेकिन थोड़ा सा अंदर। अब इसका पोजीशन कहां होना चाहिए ए डैश बी डैश का? तो फोकस के पास लेकिन थोड़ा सा अंदर, किसके? आईपीस के। तो ये जो पोजीशन है बच्चों, ये पोजीशन से थोड़ा सा बाहर आपका आईपीस का फोकस है। मैं दोनों फोकस को पॉइंट आउट कर देता हूं, आप ध्यान रखना। ये है आपका ऑब्जेक्टिव का फोकस, और ये रेड वाला डॉट है आपका आईपीस का फोकस, ठीक है? तो ऑलमोस्ट दोनों पॉइंट आसपास ही है, बस थोड़ा सा अंतर है कि ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये आपका आईपीस के फोकस के अंदर है, सो दैट अ वर्चुअल इमेज विल फॉर्म। तो ये दोनों रेज पैरेलली, ऑलमोस्ट पैरेलल है, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ऑलमोस्ट पैरेलल है, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्जिंग होगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा डाइवर्जिंग होगा। तो इस कारण से क्या कहेंगे हम लोग कि इसको हम लोगों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, और पीछे की तरफ एक्सटेंड करने के बाद ये दोनों रेज कहीं इनफाइनाइट पे जाकर के मीट करेगा। तो फाइनल इमेज आपका कहां पे बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। आप देख सकते हो इमेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। तो इस तरीके से आपका आईपीस फाइनल इमेज बना करके देगा, जो कि इनफाइनाइट पे होगा। तो ये था बच्चों वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो कुछ पॉइंट्स और है जिसे मुझे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है वर्किंग में, objective forms a real image of the object placed at infinity। ठीक है? At its focal plane, at its focal plane का क्या है? फोकल प्लेन एफ ओ ऑब्जेक्ट, ठीक है? एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है मुझे कि नाउ द इमेज ए डैश बी डैश will act like an object for eyepiece। अच्छा, जो ये रियल इमेज बनाया है इसका नाम क्या है बच्चों? ए डैश बी डैश। तो वो भी मेंशन कर दो। तो नेक्स्ट पॉइंट है द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव मतलब ए डैश बी डैश will act like an object for eyepiece। ठीक है बच्चों? तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। आगे नेक्स्ट हम लिखेंगे
the position of image A dash B dash will be adjusted such that it will lie just inside the secondary focus of eyepiece. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, the position of image A dash B dash will be adjusted such that it will lie just inside the secondary focus of eyepiece. ठीक है, इसका जो पोजीशन है वो आईपीस के सेकेंडरी फोकस के जस्ट अंदर है, सो दैट a final virtual image will form at infinity. So that a final virtual image will form at infinity. तो ये बात क्लियर होगी। तो ये था आपका वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने इसमें एक वर्ड यूज किया है एडजस्टेड सच दैट। ठीक है, तो एडजस्टेड सच दैट का मतलब ये है कि हम लोग इस पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग इसके पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ अ नॉब, विद द हेल्प ऑफ अ नॉब। तो हम लोग के पास जो टेलीस्कोप होता है उसमें एक नॉब होता है, उस नॉब के मदद से हम लोग इस आईपीस के पोजीशन को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। और आईपीस के पोजीशन को आगे पीछे एडजस्ट करके हम लोग इस A डैश B डैश को एडजस्ट कर सकते हैं सच दैट इट विल लाई जस्ट इनसाइड द फोकस ऑफ आईपीस। मतलब एक नॉब के मदद से इसके पोजीशन को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहां से इसके ऑप्टिकल सेंटर की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? FE, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो जैसा मैं इसे सर्कल कर दूं, ये है बच्चों हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और ये है हमारा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इन दोनों पे ध्यान दो अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहां से लेकर के यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों कितना है? FO प्लस FE। कितना है? FO प्लस FE। और इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगा बच्चों? इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्यूब लेंथ को किससे? L से। तो यहां पे L इक्वल्स टू हो जाएगा FO प्लस FE, ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो ये फॉर्मूला यूजफुल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको यूज में आएगा, है ना? तो इस तरीके से ये वर्किंग आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। ठीक है बच्चों,
तो अब अगर ये सब चीज क्लियर हो गया है तो हम लोग अपने नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन है एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना। क्या निकालना बच्चों? एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब हम लोग ये काम करने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोगों को जगह चाहिए, स्पेस चाहिए ये सब करने के लिए, तो हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं। आप लोग इन सारी बातों को नोट डाउन कर लेना। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने बताया था। एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द ऑब्जर्वर और लेंस अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द लेंस और ऑब्जर्वर। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट ऑब्जर्वर ऑब्लिक लेंस बोल सकते हैं अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट ऑब्जर्वर, या फिर हम लोग लेंस बोल सकते हैं। तो मैथमेटिकली क्या लिखते हैं हम लोग? m इक्वल्स टू थीटा आई अपॉन थीटा ओ, जिसमें थीटा आई क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और थीटा ओ क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं थीटा आई थीटा ओ कैसे निकाला जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट तो कहीं इंफिनिटी पे है और ऑब्जेक्ट यही दोनों है। ये दोनों रे आपका कहां से आ रहा है बच्चों? ऑब्जेक्ट से आ रहा है, जो कि दोनों पैरेलल है। अब ये लेंस पे जो एंगल बना रहा है उसे हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे आसान तरीका है एंगल कैलकुलेट करने का, वो ये एंगल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस से ये रे कितना एंगल बना रहा है बच्चों? अल्फा। और चूंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है इसलिए बिना डेविएशन गया है, और ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा जो कि अल्फा है। तो ये एंगल भी अल्फा और ये एंगल भी अल्फा। अब यहाँ पर देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? आप निकाल सकते हो tan अल्फा। क्या निकाल सकते हो बच्चों? tan अल्फा। तो tan अल्फा के लिए क्या चाहिए मुझे? परपेंडिकुलर बाय बेस। ट्रायंगल कहाँ है? तो ट्रायंगल ये दिखेगा आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ये और फिर ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक है? O1 A डैश B डैश फिर ये O1। ठीक है? मैंने कहा ये यहां से यहां तक का ट्रायंगल देखो, फिर ये देखो और फिर ये देखो, ये ट्रायंगल। तो अब हम लोग बोल सकते हैं क्या? इन ट्रायंगल O1 A डैश B डैश। ठीक है? क्या लिखोगे? tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? A डैश B डैश अपॉन बेस क्या बच्चों? O1 A डैश, O1 A डैश। तो अगर हम लोग A डैश B डैश की हाइट को h मान लेते हैं, ये हाइट को क्या मान लेते हैं बच्चों? h। तो हम लिख सकते हैं h अपॉन
O1 A डैश निकाल सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है बच्चों, f नॉट, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं ये रेज बहुत दूर से आ रहा है, तो ये इस लेंस पे जो एंगल बनाया है अल्फा, ये अल्फा आप बहुत छोटा एंगल है। तो सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा क्या बच्चों बहुत ही स्मॉल रहेगा, तो आप tan अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा लिख सकते हो, और ये होगा आपका h अपॉन FO। तो यहीं से हम लोग बोल देंगे अल्फा इक्वल्स टू h अपॉन FO, दैट्स इट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अल्फा कौन सा एंगल है, तो अल्फा जो है वो आपका एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, वो जो एंगल बना रहा है लेंस से, वो हमने कैलकुलेट किया था। अल्फा क्या है बच्चों, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट लेंस, ठीक है, जिसे हम लोग थीटा ओ के नाम से जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बन रहा है लेंस पे, वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब इमेज के द्वारा, मतलब ये आपका इमेज आ रहा है, ये क्या मेरा इमेज है। तो इमेज अब आपका क्या एंगल बना रहा है, वो जरा सा कैलकुलेट कर लो। तो बच्चों ये इमेज का ये दोनों रे है, आप किसी भी रे से आप एंगल निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग ये एंगल भी ले सकते हैं, दोनों एंगल सेम है, ये बीटा है और वो भी बीटा ही है। तो इमेज के द्वारा जो लेंस पे एंगल बनाया जा रहा है, वो एंगल है बच्चों बीटा। ये बीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, आपको जो मन करे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मुझे ये एंगल बीटा निकालना है, तो आपको ध्यान देना होगा ट्रायंगल कौन सा, तो ये ट्रायंगल यहां से लेकर के यहां तक आओ, फिर यहां से लेकर के आप यहां तक जाओ, और फिर यहां से लेकर के यहां तक जाओ। ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अब आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश और O2, ठीक है। तो लिखो आप tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या बच्चों, ए डैश बी डैश, और बेस क्या है, तो बेस है आपका FeO2, FeO2, FeO2। अब ए डैश बी डैश का कितना हाइट है बच्चों, h, तो हम लोग h लिख देते हैं। और FeO2 तक का डिस्टेंस कितना है, देखो ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, यहां से यहां तक देखो, ये डिस्टेंस है Fe, इसे हम लोग लिख देंगे Fe। फिर से देखो FeO2 का डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक, जिसे हमने नाम दिया Fe क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, हो गया। अब अगेन ये एंगल बीटा भी क्या रहेगा, बहुत स्मॉल रहेगा, क्योंकि ये लाइन बहुत इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम लिख देंगे सिंस बीटा इज वेरी स्मॉल, तो tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, और दैट इज इक्वल टू h by Fe, ठीक है बच्चों। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स टू h अपॉन Fe, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें बीटा क्या बच्चों, तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, बीटा है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज है बीटा, क्लियर है। इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, थीटा आई। अब आप मैग्निफिकेशन की बात करो,
टू थीटा आई अपॉन थीटा ओ। थीटा आई क्या है हमारा बीटा और थीटा ओ क्या है हमारा अल्फा। तो आप लिख सकते हो बीटा इक्वल्स टू व्हाट एच बाई एफ ई और अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो एच बाई एफ ओ। ये तो एच कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास एफ ओ अपॉन एफ ई। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का कितना हो जाएगा बच्चों एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा। हम लोगों को एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना था टेलीस्कोप का, हम लोगों ने एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल लिया है और वो कितना है एंगुलर मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ क्या है बच्चों फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और एफ ई क्या है बच्चों फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए आईपीस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए और फोकल लेंथ कम होगा इसका मतलब आपका लेंस थिक होगा मोटा होगा और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम होना चाहिए मतलब ऑब्जेक्टिव का जो थिकनेस है मतलब ये जो लेंस है इसका थिकनेस पतला होना चाहिए और इसका थिकनेस ज्यादा होना चाहिए अगर आपको अधिक मैग्निफिकेशन चाहिए तो ये आप फॉर्मूला इस बात को ध्यान रख सकते हो। अधिक मैग्निफिकेशन के लिए आईपीस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए। जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है मतलब वो पतला होता है कर्वनेस उसका कम होता है और जिसका फोकल लेंथ कम होता है उसका कर्वनेस ज्यादा होता है बीच में ज्यादा मोटा होता है वो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं समझो। मेरे पास दो लेंस है, एक ये लेंस है और एक ये लेंस है, दोनों का साइज सेम है। अगर इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ f2 है मान लो तो कौन बड़ा होगा फोकल लेंथ f1 या f2। तो बच्चों जो पतला है जो लेंस पतला है उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा और जो मोटा है उसका फोकल लेंथ कम होगा। तो f2 इज ग्रेटर देन f1। इस बात को इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। पतले लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है मोटे लेंस का फोकल लेंथ कम होता है। आगे ये बात हो गया डिस्कस। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑब्जेक्टिव का साइज आईपीस के साइज से बड़ा है और इसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि लाइट जो है वो आपका इनफाइनाइट से आ रहा है बहुत दूर से आ रहा है। तो बहुत दूर से लाइट आने के कारण इसका इंटेंसिटी कम हो जाता है लाइट का। अब इंटेंसिटी कम होगा लाइट का तो इमेज आपको बहुत धुंधला दिखेगा, ब्राइटनेस इमेज में मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आपको इमेज में ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लाइट लेकर के आना होगा और ज्यादा से ज्यादा लाइट आप तभी लेकर के आ सकते हो जब इसका साइज बड़ा होगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा रखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और आईपीस का साइज छोटा ही रखना है, इसको थोड़ा मोटा भी बनाना है। तो ये कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट इस पे इकट्ठा हो सके, इस कारण से ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा रखा जाता है। क्लियर है? तो ये था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। वर्किंग भी हो गया, मैग्निफिकेशन भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या है? इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो डिसएडवांटेज क्या है उसे जरा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बात तो ये है बच्चों कि लेंस का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टफ टास्क है इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ मिरर। मिरर को बनाना आसान है लेकिन लेंस को बनाना थोड़ा मुश्किल काम है और लेंस आपका भारी भी होगा। तो अगर आप बड़ा लेंस बनाओगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, उसका मेंटेनेंस टफ हो जाएगा।
तो एक तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप थिक लेंस बनाते हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आईपीस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए, और अगर फोकल लेंथ कम चाहिए तो इसको थिक बनाना पड़ेगा। तो अगर आप थिक लेंस यूज करोगे तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगा, उसका नाम है क्रोमैटिक एब्रिएशन। क्या नाम है बच्चों? क्रोमैटिक एब्रिएशन। तो इसे हम लोग साफ करेंगे अभी। तो बच्चों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रोमैटिक एब्रिएशन। क्या है क्रोमैटिक एब्रिएशन? कि व्हेन light rays passes through a thick lens, it gets split into its component colors. तो जब लाइट किसी थिक लेंस से पास करता है तो वो अपने कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है। लाइक ये अगर मेरे पास एक थिक लेंस है बच्चों, तो क्या होगा, अगर यहां पे कोई लाइट रे आएगा, समथिंग लाइक दिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लो और मान लो कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, तो ये आपका ऐसे फोकस से पास होना चाहिए। तो नॉर्मल कंडीशन में तो यही होगा। बट अगर ये थिक लेंस है और ये व्हाइट लाइट है, ऐसा लाइट है बच्चों, व्हाइट लाइट है, तो ये अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में टूट जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक और बनाना पड़ेगा 7। ठीक है। अब देखो, जब ये लाइट रे आया, व्हाइट लाइट आया और ये 7 कंपोनेंट कलर्स में टूट जाएगा, तब तो आपको रेनबो टाइप का कुछ दिखेगा, 7 कलर्स का पैटर्न दिखेगा। तो जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लुक है वो एक्चुअल लुक आएगा ही नहीं। तो ये भी हमारे साथ एक कंस्ट्रेंट है, एक मजबूरी है कि हम लोग बहुत ज्यादा थिक लेंस को यूज नहीं कर सकते हैं। छोटा लेंस है, हैंडल करना आसान है, आप कर सकते हो। ये बड़ा लेंस है, बड़ा लेंस होने के कारण इसको हैंडल करने में दिक्कत है। लेकिन ये छोटा तो है बट मोटा है, थिक है। मोटा होने के कारण क्रोमैटिक एब्रिएशन करके देगा। तो दोनों ही लेंस को यूज करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप ना तो इसे एकदम मोटा ले सकते हो और ना तो आप इसे एकदम इनफाइनाइट लंबा जितना लेना ले लो, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों ही लेंस में जो रिक्वायरमेंट है, एक इसका रिक्वायरमेंट है, इसका साइज बड़ा होना चाहिए, इसका रिक्वायरमेंट है ये थिक होना चाहिए। लेकिन दोनों में कंस्ट्रेंट है कि ना तो हम बहुत ज्यादा थिक कर सकते हैं, थिक करोगे तो क्रोमैटिक एब्रिएशन आएगा, ये अपने लाइट 7 कंपोनेंट कलर्स में टूट जाएगा, प्रिज्म की तरह काम करने लग जाएगा, तो आपको इमेज सही से नहीं मिलेगा। इसका साइज आप एकदम बड़ा इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है, डिजाइन करने में प्रॉब्लम है, रख रखाव में प्रॉब्लम है, ये सब कई तरह का प्रॉब्लम है। तो ये समस्या है और इसी समस्या से निजात पाने के लिए, इसी समस्या को ओवरकम करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस। ठीक है बच्चों, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा, एक बात और मुझे बताना था, मैं वो भी ऐड कर दूं रिजोल्यूशन के लिए। ठीक है। तो ये जो लेंस है, इस लेंस का साइज, ऑब्जेक्टिव का साइज आप जितना बड़ा लोगे, इसका रिजोल्यूशन पावर भी उतना ही बढ़िया मिलेगा। तो फॉर बेटर रिजोल्यूशन, फॉर बेटर मैग्निफिकेशन, द साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी लार्ज। For better resolution,
magnification, the diameter of objective should be very large, but to design an objective of large diameter is quite difficult, and its maintenance is also difficult. हमने समझा है बेटर रेजोल्यूशन और बेटर मैग्निफिकेशन के लिए डायमीटर आपका जो है ऑब्जेक्टिव का ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा करने में प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिजाइन करने में भी दिक्कत होगा और उसके रखरखाव में भी, मतलब मेंटेनेंस में भी दिक्कत होगा। ठीक है, ये तो था डिसएडवांटेज नंबर 1। ठीक है, डिसएडवांटेज नंबर 2 क्या है? For better magnification, the thickness of eyepiece should be more, but thick lens gives chromatic application. ठीक है, तो दो डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने डिस्कस किया है अभी, आपको ध्यान रखना है दोनों डिसएडवांटेजेस के बारे में। और इसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप यूज करते हैं। टू ओवरकम these disadvantages, we use reflecting telescope। ठीक है बच्चों, तो इसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप को यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर वही बात है, आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करो, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों अब हम लोग लास्ट टॉपिक टेलीस्कोप का डिस्कस कर लेते हैं, और वो है हमारा डिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। आप लोगों को याद होगा लास्ट में हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी डिसॉल्विंग पावर को डिस्कस किया था, यहाँ टेलीस्कोप में भी डिस्कस करना है। तो डिसॉल्विंग पावर का फिर से डेफिनेशन या एक्चुअल मीनिंग डेफिनेशन बाद में देखते हैं। एक्चुअल मीनिंग वही है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अपने टेलीस्कोप या मिरर्स या माइक्रोस्कोप से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को अगर अलग अलग इमेज में देख पाते हैं बिना ओवरलैप किए, तो उसे कहा जाता है जस्ट रिजॉल्व। अब यहाँ भी अगर मान के चलो कि मून है और मून के बगल में जो कोई एक और प्लैनेट है, उन दोनों को साथ साथ देखना चाहते हैं एक ही बार में एक टेलीस्कोप से, तो हो सकता है कि दोनों का इमेज जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो उसे हम लोग जस्ट रिजॉल्व नहीं कहेंगे। या मून को छोड़ दो, आप स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं, हम लोग छत पे कहीं बैठेंगे तो हमको दो स्टार्स आजू बाजू में दिख सकते हैं, तो ये मान लो कि स्टार 1 है और ये मान लो स्टार 2 है। अब अगर इन दोनों स्टार्स को
हम लोग टेलीस्कोप की मदद से देखना चाहें तो हो सकता है कि ये जो स्टार 1 है और ये जो स्टार 2 है, इसका इमेज और इसका इमेज क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ये पार्ट आपका ओवरलैप है, ये S1 का इमेज है और ये आपका S2 का इमेज है। तो दोनों पार्ट क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो ये आपका रिजॉल्व नहीं हो पाया। तो अगर हम लोग रिजॉल्व करके देख पाते हैं लाइक इस तरीके से, ये S1 का इमेज हो जाए और ये S2 का इमेज हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि जस्ट रिजॉल्व। तो ठीक है, इतना तो चाहिए ही मुझे। तो एटलीस्ट ये दोनों आपका जो इमेज है वो अलग अलग दिख जाए, तो हम लोग कहेंगे जस्ट रिजॉल्व। अगर स्काई में जो ये दोनों स्टार्स हैं हमारे आईज के लिए, तो बहुत डिस्टेंस कम है, इन दोनों स्टार्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। और ऐसे भी ये डिस्टेंस हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं एज एन ऑब्जर्वर, इन दोनों के बीच का एंगल, ये हमारे बस में, हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एंगल है, इसी एंगल को हम बोलते हैं डेल्टा थीटा। समझ गए? दो अलग अलग स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं, जो भी है जिसे हम लोगों को देखना है, उनके बीच का जो सेपरेशन है, उसके कारण जो एंगल बन रहा है ऑब्जर्वर से, ये आपका ऑब्जर्वर है, वो एंगल कहलाता है डेल्टा थीटा। तो रिजोल्यूशन पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंगल डेल्टा थीटा। ठीक है बच्चों? तो अब देखो, आप डेफिनेशन क्या करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। कौन सा सेपरेशन बच्चों? एंगुलर सेपरेशन। ये क्या है? एंगुलर सेपरेशन। So it is defined as the reciprocal of angular separation between the two distant objects when are just resolved when viewed through a telescope. तो अगर इन दोनों स्टार्स को हम लोग जस्ट रिजॉल्व करके टेलीस्कोप की मदद से देख पाते हैं, तो वही उसका जो रेसिप्रोकल होगा इस डेल्टा थीटा का, वही आपका क्या कहलाएगा, रिजोल्यूशन पावर। तो R = 1 डेल्टा थीटा, ये रिजोल्यूशन पावर का डेफिनेशन है। डेल्टा थीटा क्या है? एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर जस्ट रिजॉल्व्ड। और ये डेल्टा थीटा 1 डेल्टा थीटा, ये तो डेफिनेशन हो ही गया। एक और डेफिनेशन क्या है, R = A/1.22 टाइम्स ऑफ लैम्डा, जहां A क्या है, A आपका ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है। मतलब ये अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है तो इसका जो डायमीटर है इस ऑब्जेक्टिव का, वही A है। A क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट डायमीटर, ऑब्जेक्टिव का डायमीटर, ऑब्जेक्टिव का डायमीटर A है। और लैम्डा, अगेन लैम्डा है आपका वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट वी आर यूजिंग। तो लैम्डा आपका वेवलेंथ है 1.22, आपका सिंपल एक नंबर है। तो दोनों ही आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये तो डेफिनेशन के लिए हो गया, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। ठीक है बच्चों? तो ये याद रखना है, रिजोल्यूशन पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या है, A/1.22 टाइम्स लैम्डा, A/1.22 टाइम्स लैम्डा, A/1.22 टाइम्स लैम्डा, याद रखना है। ठीक है? ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आपको याद करो, माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर का फॉर्मूला क्या था, R = 2 म्यू sin थीटा अपॉन लैम्डा। तो रिजोल्यूशन पावर क्या है, लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ जितना कम होगा, रिजोल्यूशन पावर उतना स्ट्रॉन्ग होगा। कम वेवलेंथ किसका होता है? सबसे कम वायलेट का, फिर इंडिगो का, ब्लू का, रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। तो रेड काम में ज्यादा नहीं आ पाएगा। ए क्या है, डायमीटर। तो ये डायमीटर हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब डायमीटर जितना बड़ा होगा, रिजोल्यूशन पावर उतना ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये डायमीटर हम लोग बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम हम लोग 1 मीटर तक कर पाए हैं अभी तक। ठीक है? तो 1 मीटर काफी है, उतना ही तक कर पाते हैं। उससे ज्यादा रिजोल्यूशन चाहिए आपको, तो आप फिर जाओ रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप के लिए। तो ये रिजोल्यूशन पावर है, आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है? इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बहुत आसान रहता है।
तो आज के लिए बच्चों इतना ही। टेलीस्कोप का हम लोग का सारा डिस्कशन ओवर हो गया। नेक्स्ट हम लोग टेलीस्कोप मतलब रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप का सारा डिस्कशन आज ओवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर वेव ऑप्टिक्स। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी